नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। पार्टियां किस पर दांव खेलेगी, ये सवाल खुद जनता कर रही है। अब भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की खोज कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने नामों के सस्पेंस से पर्दा भले न उठाया हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ हमने वाला कमान संभाल लिया है। अपने कोर वर्कर्स को छोड़कर आयातित व्यक्तियों को टिकट देने के लिए सत्ता दल को घेर लिया है। अब कांग्रेस जितना मर्जी चाहे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाए, लेकिन मैदान में खुद किसे भेज रहे हैं, पहले जरा ये बताएं, तभी तो पता लगेगा कि कितनी टक्कर का होगा उपचुनाव का ये युद्ध, किस पार्टी का कौन खड़ा होगा किसके विरुद्ध। ये रिपोर्ट देखिए और थोड़ा उपचुनाव के रोचक गणित को समझिए। देखिए, पहले तो ये जानिए कि उत्तराखंड की कौन सी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कब होने हैं और इन 2 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी कैसे। तो जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 13 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रही है उनमें पहली है चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और दूसरी है हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट। उत्तराखंड में मात्र यही 2 सीटें हैं जो कि खाली है। इनके रिक्त होने के पीछे अलग अलग वजह है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है क्योंकि इस सीट पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उनके भाजपा में जाने से बद्रीनाथ विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी, जिसे कांग्रेस अब नए चेहरे के साथ वापस जीतना चाहती है। रही बात मंगलौर विधानसभा सीट की, तो ये सीट बसपा विधायक सरबत करीब अंसारी के निधन के चलते खाली हुई है। इसे भी अब बसपा से छीनने के लिए भाजपा कांग्रेस एड़ी चोटी कदम लगा रही है। लेकिन सवाल है कि किन चेहरों के सहारे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आइए ये भी जान लेते हैं। बता दें कि भाजपा और बसपा दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बस फर्क इतना है कि जहां भाजपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बसपा ने अभी सिर्फ मंगलौर सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। अगर भाजपा की बात करें तो बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी को मैदान में उतारा है। ये वही राजेंद्र भंडारी है जो इस सीट पर विधायक थे, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है और जिनके दल बदलने के कारण उपचुनाव हो रहा है। बात करते हैं मंगलौर विधानसभा की, तो इस सीट से भाजपा ने फरीदाबाद के करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। अच्छा, इस पर कांग्रेस ने बड़ा तीखा तंज कसा है, खुद सुन लीजिए। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कहने को कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए। देखिए, कांग्रेस तो अपनी सफाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को हम अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। उनके वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अभी भी उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के और जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है, उससे प्रभावित होकर के कई दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। और जो देश हित के लिए काम करेंगे, जो देश हित के बारे में अच्छा सोचेंगे, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी में लाया है। तो निश्चित रूप से उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बद्रीनाथ क्षेत्र से आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तराखंड सरकार में सेवा दे चुके हैं, पूर्व में कई बार विधायक भी रहे हैं, और मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जो विधायक नहीं सांसद, कई बार सांसद रह चुके हैं और कई बार प्रदेशों में अपनी कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी पसंद के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए, बहुत ही प्रचंड जीत के साथ दोनों विधानसभा में जीतने वाले हैं। और उत्तराखंड सरकार की जो उत्तराखंड के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और हमारी डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां इस प्रदेश में जो हैं, उस पर उत्तराखंड की इन दोनों विधानसभा की जनता मुहर लगाने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों जीतने वाले हैं। तो प्रत्याशियों के नामों पर भी अच्छी खासी राजनीति हो रही है। खैर, जरा बसपा की बात भी कर लेते हैं। बसपा ने स्मार्ट प्ले करते हुए दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे को ही टिकट दे दिया है। जी हां, बसपा ने मंगलौर सीट पर दिवंगत विधायक के बेटे
उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया है, यानी कि अब सिर्फ कांग्रेस वो पार्टी बची है जिसने कि अब तक किसी एक भी सीट पर किसी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। और देखा जाए तो कांग्रेस के लिए उपचुनाव किसी भी अन्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस को उम्मीदवार बेहद सोच समझ कर चुनने होंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो बद्रीनाथ सीट है जो कांग्रेस नहीं जीती थी, जिस पर अब तक कांग्रेस कायम रहती अगर राजेंद्र भंडारी दल को छोड़ न देते तो। ऊपर से बद्रीनाथ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की वो अकेली सीट थी जो कांग्रेस के पास थी। ये भी कांग्रेस गवा देती है तो यहाँ से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं रहेगा, पूरा भाजपा का गढ़ हो जाएगा। दूसरी तरफ है मंगलौर विधानसभा सीट। ये भी कांग्रेस के लिए खास है क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि बसपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। अगर आप 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणाम देखेंगे तो 2022 में बसपा के सरबत करीम अंसारी को सबसे ज्यादा 37.18% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर 36.5% वोट के साथ कांग्रेस थी। भाजपा के प्रत्याशी के खाते में सिर्फ 21.36% वोट गए थे। तो यहां से बसपा या फिर कांग्रेस के जीतने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। पर फिर सवाल वही है कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा कौन? सच कहें तो कांग्रेस किस पर दांव खेलने वाली है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एक कयास से जरूर लगाई जा रही थी कि शायद कांग्रेस बद्रीनाथ सीट से गणेश गोदियाल को टिकट दे सकती है, पर क्योंकि गोदियाल खुद उपचुनाव में लड़ने की संभावना से इनकार कर चुके हैं तो अब ये कह पाना मुश्किल है कि मैदान में उतरेगा कौन। कांग्रेस से जब प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब कुछ ये मिला। देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय हमारी दूसरी जूम मीटिंग गतिमान है। प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रभारीगण जूम मीटिंग में हैं और नामों के चयन को लेकर भी उसमें मंथन चल रहा है। प्रभारी भेजे जाने पर भी हो रहा है। चुनाव की रणनीति और चुनाव के मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो रही है और 1 या 2 दिन के अंदर आपको हमारे प्रत्याशी सामने दिखेंगे। तो 1 या 2 दिन में प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो जाएगा, ऐसा कहना है कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसानी का। बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ये पर्यवेक्षक बद्रीनाथ विधानसभा का दौरा कर संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिनमें से आगे एक नाम चुना जाएगा। अब ये नाम कौन से होंगे जिन्हें टिकट दिया जाएगा? भाजपा और बसपा से सीधी टक्कर में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जल्द इन सवालों के जवाब लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर